So hey guys, hello, so welcome back again to our YouTube channel. My name is Keshav Tyagi, and today in this particular video we will be discussing about the most exciting opportunity for all students, those who are eligible for MCA and especially for BCA and BSc IT students. तो यार पहले समझते हैं कि ये एग्ज़ाम एग्जैक्टली में होता क्या है, देन वील डिस्कस व्हाई दिस एग्ज़ाम इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर यू. ठीक है, तो देखते हैं. चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा एंड उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एग्जैक्टली में ये एग्ज़ाम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर BCA एंड BSc स्टूडेंट. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर फ्रॉम BCA एंड BSc बैकग्राउंड, देन प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर करियर. एंड if you haven't subscribed to this YouTube channel, then please make sure to subscribe, and I will upload many videos in the upcoming days that are going to be very helpful for you especially. तो यार एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उसके थ्रू समझते हैं. ठीक है, सो जैसा कि आपने देखा होगा जब आप 11th और 12th में थे, या तो आपने किया होगा या फिर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ लोग पैरेलली में ही IIT JEE की प्रिपरेशन करने लगते हैं, या फिर कुछ लोग नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. तो ये प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मोटिव इतना होता है कि जब आप 12th पास आउट हों तो अपनी फर्दर स्टडीज़, जैसे कि कोई PCM में है तो जनरली हम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो वो लोग मूव करते हैं BTech की तरफ. तो BTech को करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक प्राइवेट कॉलेज से BTech करें, एक सिंपल कॉलेज जहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम ना हो और वहाँ पर कोई भी जनरली एडमिशन आके ले सकता है. और एक तरीका है कि आप IIT का एग्ज़ाम क्लियर करें, इसमें एक अच्छी रैंक लाएं, देन कुछ लिमिटेड टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा. जैसे कि अगर आपकी काफ़ी अच्छी रैंक है तो आपको IIT मिल सकता है कोई, अगर आपकी थोड़ी लोअर रैंक है तो आपको NITs अलॉट हो सकता है. कुछ और एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि बिट्स एग्ज़ाम हो गया, BIT मेसरा हो गया, जो कि IIT के एग्ज़ाम के थ्रू ही आपका एडमिशन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक यू अचीव. एंड काफ़ी सारे और कॉलेज हैं, VIT हो गया, और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं काफ़ी सारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं. तो या फिर आप इनमें से ले सकते हैं किसी में एडमिशन. तो डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि यार यहाँ पे आपकी सीट्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी जा सकता है जो 12th पास आउट है एडमिशन ले सकता है. सो यहाँ पे ओपन क्राउड है आपका. और जब आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड सीट्स रहती हैं. जैसे अगर हम टोटल इन सब की बात करें तो लेट सपोज़ अगर 10,000 सीट्स हैं तो इनमें जो एप्लीकेंट आएंगे वो 10 लाख एप्लीकेंट लेट सपोज़ अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो बीच में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम इन्होंने लगा दिया, 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टेज, IIT मेंस प्लस एडवांस. तो इस रैंक के बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा. तो यहाँ पे कुछ गुड स्टूडेंट, सेलेक्टिव स्टूडेंट ही यहाँ पे एडमिशन ले पाते हैं, जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको ही एडमिशन मिलता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक आप फिल्टर्ड कैटेगरी में आपका कंपटीशन होता है, जो क्राउड आपको मिलेगा वो काफ़ी फ़िल्टर क्राउड होगा. सो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा. वही डिफरेंस फिर आपको प्लेसमेंट्स में देखने के लिए मिलेगा. आपको एक्सपोजर जो इन कॉलेजेस में मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एनी नॉर्मल कॉलेज, एनी प्राइवेट कॉलेज. ठीक है, और आपको प्लेसमेंट्स जो होंगे, जो आपको पैकेजेस वहाँ पे CTCs वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, वो काफ़ी हाई एंड और काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ वो आपको प्रोवाइड करेंगे. तो ये फ़ायदा होता है एक अच्छे कॉलेज और एक सिंपल विदाउट किसी हसल के एडमिशन लेने का. ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न आपका ये हो गया 11th 12th के लिए. अगर आप किसी ग्रेजुएशन कोर्स में हैं, जैसे लेट सपोज़ आपको BTech के बाद टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि अब मुझे मैनेजमेंट साइड में जाना है, तो आप MBA करेंगे. MBA के लिए CAT का एग्ज़ाम होता है. ठीक है, अगर आपको कोई टेक्निकल में ही ऊपर अपग्रेड करना है और आप BCA लेट सपोज़ आपने 12th के बाद किया है, 12th के बाद आपने BCA में एडमिशन आपने लिया था, एंड अभी आपको BCA में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, तो आप चाहते हैं कि आप कोई अच्छा कॉलेज में जाएं, अपनी जो एकेडमिक्स है उसको अपग्रेड करें, मास्टर्स करें जो कि MCA है, और ये आप करें एक अच्छे जगह से, एक अच्छे कॉलेज से, रेप्यूटेड कॉलेज से,
तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा निमसेट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू आप अगर अच्छी रैंक लाते हैं इस एग्ज़ाम में, तो आपको टॉप NITs में और IIIT में एडमिशन आपको मिल सकता है। बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी, कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी निमसेट के रैंक के अकॉर्डिंग, स्कोर के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन देते हैं। कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो इस एग्ज़ाम में इन्वॉल्व होते हैं, इसके स्कोर के बेस पे आपको एडमिशन देते हैं। तो अभी आप मोटा मोटी समझ चुके होंगे कि भाई इसको देने से और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो जब आप इस एग्ज़ाम में एक गुड रैंक लाते हैं, एक अच्छी रैंक के साथ इसको क्रैक करते हैं, तो आपको टॉप NITs में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में, प्लस कुछ एक IIIT भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस जिनके खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, प्लस सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी एडमिशन प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। तो एक अच्छी रैंक लाने के बाद यहाँ पे अब इसका फ़ायदा क्या होगा यार, एक प्राइवेट कॉलेज में हम यहाँ पे पहले BCA करूँगा, फिर प्रिपरेशन करूँगा, या BCA के साथ में पैरेलल में प्रिपरेशन करूँगा, देन एग्ज़ाम दूंगा, देन मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट करूँगा, तो इसका कोई बेनिफिट भी होगा क्या? तो देखो, अगर मैं बात करूँ BCA के बाद अगर आपकी एक अच्छी रैंक आ जाती है और आपको किसी NIT में एडमिशन मिल जाता है, सो अगर आप यहाँ पे 3 साल MCA में अपने एक अच्छी मेहनत, एक एवरेज स्टूडेंट भी निकलते हैं, तो आपका जो पैकेज स्टार्ट होगा या फिर आपकी जो पैकेज रेंज होगी यहाँ पे प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग, तो वो 7 to 35 LPA या फिर 35 CTC, 48 माइक्रोसॉफ्ट, मतलब काफ़ी सारी कंपनी यहाँ पे वो आती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ टॉप कॉलेजेस में कैंपस ड्राइव के लिए आती हैं। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी यहाँ पे नहीं मिलेगी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ एक्सपोजर, जो चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ आपको इन कॉलेजेस में मिलेंगी वो काफ़ी अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू एनी प्राइवेट कॉलेज। सिमिलर ही होता है, ठीक है। फ़ीस जो आप स्पेंड करेंगे यहाँ किसी भी प्राइवेट कॉलेज में 2 साल के MCA में, वो सिमिलर ही होगा, उतने में आपका 3 साल का वहाँ किसी अच्छे कॉलेज से MCA हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, देन योर फ्यूचर विल बी सिक्योर, ठीक है। तो अभी बात करने वाले हैं इसकी सीट मैट्रिक्स के बारे में, कितनी सीट किस कॉलेज में होती हैं, ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम हम क्रैक कर लेते हैं तो कौन कौन से कॉलेजेस में हमको एडमिशन मिलेगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखते हैं अभी। तो देखो, ये एग्ज़ाम होता है निमसेट आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो ये बेस्ट ऑप्शन है स्पेशली फॉर BCA एंड BSc IT स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जनरली जब आप BCA या BSc कहीं से करते हो तो उतनी आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं मिलेंगी, ठीक है, ये फैक्ट है, चाहे तो आप ट्राई कर लेना। और अगर आप निमसेट एग्ज़ाम क्रैक करके MCA करने के बाद आप जाते हो तो यू विल बी ट्रीटेड एज़ कम्पेयर टू अ गुड BTech स्टूडेंट, ठीक है। अगर कोई बंदा BTech करके आया है काफ़ी अच्छे कॉलेज से, और अगर आपने इन सभी में से किसी कॉलेज से MCA किया है, तो यू आर इक्विवेलेंट टू देम। सो देखो निमसेट, सो ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NITs आर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द NIMSET is a common entrance national level test conducted by any of the NITs for admission in the MCA program। तो देखो, जैसे NIMSET जो एग्ज़ाम है अपना, ये आपको एडमिशन दिलाएगा काफ़ी सारे NITs में, किसी एक में, प्लस IIIT में। तो इस एग्ज़ाम को कोई ऑर्गेनाइज़ भी करा रहा होगा, तो इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ कराने की जो कैपेसिटी होती है, जो पावर दी जाती है, वो जो NIT जिनमें ये एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है उनमें से किसी NIT को दी जाती है। लेट्स सपोज़ NIT जमशेदपुर एक कॉलेज है, तो इन्होंने निमसेट की बॉडी ने बोल दिया कि NIT जमशेदपुर अब अगले 3 साल के लिए निमसेट एग्ज़ाम कराएगा। तो ये चेंज होता रहता है 3 साल में, कभी 2 साल में पहले चेंज होता था।
तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी NIT जमशेदपुर में, कभी कुरुक्षेत्रा में ये दे देगा कि 3 साल अब कुरुक्षेत्रा कराएगा। तो ये ईयर बाय ईयर ये चेंज करते रहते हैं, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में। और ये जितने भी NIT कॉलेज हैं ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी देखते हैं कि कौन कौन से NITs इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से IIIT इसमें पार्टिसिपेट करता है। मतलब जब एक आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करोगे तो किस किस में जाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बनेगी। तो पहले देख लेते हैं। देखो, पहला है NIT अगरतला। तो NIT अगरतला में आपका एडमिशन हो सकता है। देन दूसरा कॉलेज है MNIT इलाहाबाद, इसमें भी आपका एडमिशन हो सकता है। मैनिट भोपाल, NIT जमशेदपुर, NIT कुरुक्षेत्रा, NIT पटना, NIT रायपुर, NIT सूरतकल, इसको NIT के कुछ ऐसा बोलते हैं, कर्नाटका या फिर कुछ भी जो भी है। NIT तिरुचिपल्ली, इसको बोलते हैं NIT तिरुचि, NIT वारंगल, एंड लास्ट वन इज IIIT भोपाल। सो ये सारे कॉलेजेस हैं, ये सारे रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं इंडिया के, जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये टोटल कॉलेजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो टोटल 11 कॉलेजेस हैं, जिसमें कि 10 NITs हैं और एक IIIT है भोपाल। सो इन सब में आपका पॉसिबिलिटी हो सकती है एडमिशन की, अगर आप ये एग्ज़ाम सीरियसली वो करते हो। तो मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि या फिर उसके लिए एक मैं अलग वीडियो बना दूँगा कि रैंक वाइज, प्लेसमेंट वाइज किसकी रैंकिंग कहाँ पर है इस साल। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबसे डिस्कस करके एक बार पूछ के तो हम एक वीडियो नेक्स्ट सेपरेट बना देंगे। पर टॉप 5 बता देता हूँ। सो फर्स्ट में आता है NIT तिरुचि, देन NIT वारंगल शायद आता है, देन थर्ड पे आप ले लीजिए NIT सूरतकल, देन भोपाल भी अच्छा है, इलाहाबाद भी अच्छा है, एंड देन यू कैन कंसीडर NIT कुरुक्षेत्रा का भी काफ़ी प्लेसमेंट में अभी अच्छा मतलब प्लेसमेंट रहा है, काफ़ी फोकस्ड है MCA प्रोग्राम के लिए। बट रायपुर का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो इसको ले सकते हो। देन इसको, देन यू कैन कंसीडर अगरतला, देन NIT पटना अभी कुछ साल में आया है, तो पटना का वैसे प्लेसमेंट अच्छा है, तो पटना 8, देन ये 9, देन इसका मुझे भी पता नहीं है। सो ये एक फाइनल वीडियो में बाद में बनाऊंगा रैंकिंग की, बट अभी प्राइमा फेसी आप ये समझ सकते हो कि रैंकिंग इसकी कुछ ऐसी होगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। देन बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि यार कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन में या फिर थ्रू आउट 60% रही है, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, फॉर निमसेट 2024 इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और 6.5 CGPA ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। अगर 10 स्केल है तो आपको 6.5 CGPA चाहिए होगा। एंड अगर आप ये आपका कोटा में है कि अगर आप इससे SC ST या फिर PWD इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। देन सेकंड थिंग है, ये ग्रेजुएशन में मैं बोल रहा हूँ, ग्रेजुएशन में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। एनी UG प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 ईयर विद मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और BTech फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी are eligible to appear for NIMSET 2024. Conversion of score marks from CGPA to percentage and vice versa is not permitted. तो ये समझते हैं पॉइंट। अगर आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा है किसी भी सेमेस्टर में या फिर स्टैटिक्स रहा है, देन यू आर एलिजिबल टू डू MCA फ्रॉम NIT थ्रू NIMSET। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके किसी भी आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर कोई मैथ्स का सब्जेक्ट रहा है आपके किसी भी सेमेस्टर में या स्टैटिक्स का रहा है, तो आप NIMSET देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन इसके लिए अप्लाई होती है 60% होने चाहिए या फिर 6.5 होना चाहिए। अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए या फिर 6 CGPA होना चाहिए ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। 6.5 फॉर जनरल एंड SC ST एंड PWD के लिए 6 OBC। देन या फिर आपका BTech होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एंड सेम कंडीशन अप्लाई टू यू आल्सो।
या फिर एनी यूजी प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 ईयर विद मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये वही पॉइंट है, ये वही पॉइंट दोबारा से रिपीट हो गया है यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी आपको क्लियर हो गई होगी, 60% चाहिए अगर आप जनरल या ओबीसी हैं, ठीक है, जो या फिर 6.5 आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल CGPA। एंड SC/ST का बताया मैंने, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 55% हो जाएगा। तो अभी एलिजिबिलिटी का कोई क्वेश्चन आना नहीं चाहिए भाई। अभी देखते हैं कि इसका आपको सब पता लग गया कि भाई मैं एलिजिबल हूँ, सब चीज़ें हैं, मेरे को करना भी है, फ़ायदा है। और अब अप्लाई कहाँ पे करें? तो देखो ये 2 लिंक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इन 2 वेबसाइट्स पे जाके आप देख सकते हो पूरा कि क्या क्या प्रोसीजर रहता है काउंसलिंग तक, कॉलेज अलॉटमेंट तक। एंड पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इन 2 वेबसाइट पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके थ्रू ऑनलाइन फॉर द टेस्ट। एंड देन राइटिंग निमसेट 2024 टेस्ट, आप सेंटर पे जाके इसका टेस्ट दे करके आओगे। कोविड में ये ऑनलाइन हो गया था घर पे, बट अभी दोबारा से शायद सेंटर एलोकेट होगा, आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, शायद क्या पक्का ही हो गया है। एंड थर्ड, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन एंड अप्लाइंग फॉर काउंसलिंग। रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, देन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, लॉकिंग। देन अगर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कुछ मिलने वाला होगा तो आपको सीट अलॉट हो जाएगा और आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये पूरा प्रोसीजर है अप्लाई करने का, कैसे आपको अप्लाई करना है। पहले इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपना फॉर्म फिल करना है, देन आपको एग्ज़ाम देना है, देन उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, आपको काउंसलिंग के प्रोसीजर को फुलफ़िल करना है। देन आपकी जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर देंगे कि भाई मेरे को ये कॉलेजेस चाहिए, अब मान लेट सपोज़ आपकी 50 रैंक आती है, तो आपको पता होगा अगर सीट मैट्रिक्स की फर्स्ट जो टॉप पे अभी कॉलेज चल रहा है उसके अंदर मान लो 60 सीट हैं, तो आपको पता है कि आपकी जनरल में 50 रैंक है ऑल इंडिया, तो ऑब्वियसली आपको ये एलोकेट हो जाएगा यहाँ पे देख के कि जनरल की कितनी सीट है। तो उस हिसाब से आप अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करेंगे। देन अगर आपको वो एलोकेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको एलोकेट नहीं होगा तो आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। देन उसमें अगर आपको नहीं होता है तो थर्ड में जाना पड़ेगा। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको पहली दूसरी में हो जाएगा या तीसरी में हो जाएगा, अगर आपकी रैंक काफ़ी डाउन है तो नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है अप्लाई का एंड काउंसलिंग का, सीट अलॉटमेंट तक का। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई कि इसके अंदर सीट्स कितनी हैं, सीट मैट्रिक्स हम देखने वाले हैं, ठीक है। सीट मैट्रिक्स देखते हैं। ओके, सो पहला कॉलेज जो है हमारा वो है NIT अगरतला। देन अगरतला में अगर आप देखोगे ओपन कैटेगरी में 11 सीट्स हैं कुल, OBC 8, SC 4, ST 2, EWS 4, PWDOP 0, देन SC में 1 है, टोटल सीट्स 30 हैं। इसी तरह आप MNIT इलाहाबाद में आओगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 45 सीट्स हैं, देन OBC के लिए 29 सीट्स हैं, देन SC के लिए 16 सीट्स हैं। तो ये जो रैंक दी हुई है ना, मतलब टॉप टू डाउन, ये कॉलेज के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये रैंडम दी हुई है। अगर आपको कॉलेज के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चाहिए तो उसकी सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। फ़िलहाल तुम सीट्स देख लो, तो टोटल 116 सीट्स हैं। देन मैनेट भोपाल में 115 सीट्स हैं, बाइफर्केशन आप देख सकते हो यहाँ से। देन जमशेदपुर में इतनी सीट्स हैं, कुरुक्षेत्र में इतनी हैं। NIT कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंस का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे आपकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू NIT कुरुक्षेत्र, क्योंकि यहाँ आपकी फ़ीस को फाइनेंस करती है गवर्नमेंट, यहाँ आपको अपना खुद करना पड़ेगा। बाकी हर एक चीज़, प्लेसमेंट, सेशन, आपका क्लासेस वगैरह, हर एक चीज़ें आपकी सेम प्रोफेसर से सिमिलर कॉलेज में होंगी, ठीक है। 32 सीट्स हैं, 64, 115 NIT रायपुर, सूरतकल, तिरुचिरापल्ली, वारंगल, भोपाल। NIT पटना में डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स, ये डोमेन वाइज आपकी ब्रांच है यहाँ पे। NIT पटना में डेटा सेल्फ फाइनेंस हो गया आपका, NIT पटना AIoT, NIT पटना सेल्फ फाइनेंस IoT, ठीक है। टोटल सीट्स हैं आपकी 1033। देन इसके बाद देखो यहाँ NIT वारंगल एंड NIT जमशेदपुर ऑफर अ 3 ईयर ड्यूरेशन MCA प्रोग्राम बट विद एन ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स।
तो इन 2 कॉलेजेस में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 2 साल के बाद भी लीव कर सकते हो कॉलेज, या फिर आप अपना 3 साल का पूरा ड्यूरेशन चला सकते हो। तो ये कुछ था सीट मैट्रिक्स, अप्लाई प्रोसीजर, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितनी सीट्स हैं, क्या रैंकिंग है, वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा बता दी है, और निमसेट एग्ज़ाम के बारे में। ये पहली वीडियो थी, इसको देखिए, डिसाइड करिए कि आपको इसमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।